Good morning, students. Yes, beta, our today's topic is pancreas. Pancreas is basically which type, that is एंडोडर्मल इन नेचर. कैसे नेचर है इसका? एंडोडर्मल. तो एंडोडर्मल लेयर से ये ओरिजिन हुआ है. तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन. अब बात आती है लोकेशन की. पैनक्रियास का बेसिक में एक्चुअल में लोकेशन क्या है? तो लोकेशन जब हम देखेंगे अपने पैनक्रियाटिक एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो इसका लोकेशन है दिस वन इज द स्टमक. यहाँ पर स्टमक आया, जे शेप, इस तरह का स्टमक है. स्टमक के नीचे की साइड में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? जस्ट लाइक ए कॉर्न. आपने भुट्टा देखा होगा, बिल्कुल भुट्टे की शेप का ये क्या प्रेजेंट है? पैनक्रियास. तो आप कह सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर स्टमक के नीचे की साइड वाला पोर्शन जो है वो किसका आता है? पैनक्रियास का आता है. अब ये पैनक्रियास की ओपनिंग होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. इस पैनक्रियास में भी जो पोर्शन एंडोक्राइन ग्लैंड का है, that is only 1 to 2%. Pancreas contain a special cells which is known as islet of Langerhans. और islet of Langerhans ही बेसिकली क्या है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट करते हैं. ठीक है ना? यानी कि पैनक्रियास के अंदर एक तो प्रेजेंट होता है एसिनी, और एसिनी की वजह से इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है? एक्सोक्राइन. यानी कि ये करेगा पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन. और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि सिर्फ और सिर्फ कितना है? दैट इज 1 to 2%. 98 to 99% क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो 98 to 99% means major क्या? Almost whole portion that is contains acid which secrete the pancreatic juice which is an exocrine in nature. While islet of Langerhans that is only 1 to 2% secrete what? That is the hormones or which is endocrine in nature. So pancreas is which type of gland? That is the composite gland. Pancreas is composite gland that is mixture of two. और वो दोनों मिक्सचर क्या है? एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन. और इसी की वजह से ये क्या बन गया? हेटेरोक्राइन. ये जो पार्ट है एंडोक्राइन, ये क्या सिक्रीट करता है? इसके अंदर क्या है? दैट इज स्पेशल 4 टाइप्स ऑफ सेल. 4 टाइप्स ऑफ सेल. ये जो सेल्स हैं इनको हम एक एक करके लेंगे. सबसे पहले सेल्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज अल्फा सेल. ओके, फर्स्ट सेल इज द अल्फा सेल. अल्फा सेल का लोकेशन बेसिकली क्या होता है? पैनक्रियास के पेरीफेरी में. पेरीफेरी में आपको कौन से सेल्स मिलेंगे? लास्ट में. मतलब इसके अंदर भी स्पेशली आइसलेट होते हैं. ये वाले सपोज करो दिस वन इज द आइसलेट. उस आइसलेट के भी साइड के अंदर जो सेल्स होंगे पेरीफेरी साइड में, ठीक है ना, दैट इज पेरिफेरल इन पोजीशन. क्लियर? कितना कंपोजिशन ये कैरी करते हैं, यानी कि कितना पार्ट, इस 1 और 2% का भी 25% पार्ट जो है वो क्या है? दैट इज अल्फा सेल. अल्फा सेल एक हार्मोन सिक्रीशन करते हैं विच इज नोन एज ग्लूकागॉन. तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है बेसिकली किसके थ्रू बना हुआ है? दैट इज अल्फा सेल. सेकेंड टाइप इज नोन एज बीटा सेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल. ओके, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का, दैट इज ऑफ हाउ मच परसेंटेज? इसका परसेंटेज है आपका 60 to 65%. ओके, एंड दे सिक्रीट अ स्पेशल सेल विच इज नोन एज इंसुलिन. और इंसुलिन का लोकेशन कहां प्रेजेंट होता है? ये हमेशा आपको मिलेंगे इसके मिड एरिया. मिड वाला जो पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट जो है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस का, ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट
ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहां पर आपको मिलते हैं कौन से सेल्स? बीटा सेल। एंड द थर्ड कैटेगरी इज नोन एज डेल्टा सेल। थर्ड जो है वो कौन से सेल्स हैं? डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स जो सिक्रीशन करते हैं, ठीक है ना, वो सिक्रीशन ऑलमोस्ट 10% के लगभग है, ठीक है। और ये जो करेंगे सिक्रीशन, ये स्पेशल कुछ सिक्रीशन नहीं करते, ये जो अल्फा सेल्स है और जो बीटा सेल्स है, ठीक है ना, उनको आपको मालूम है, तो उनके कंट्रोल के लिए शायद कुछ इस तरह का सेल होगा या इस तरह का सिक्रीशन ऐसा माना जाता है, दैट इज नोन एज द सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, ये सोमैटोस्टैटिन बिल्कुल अपना सेम इफेक्ट शो करता है। जो इफेक्ट कौन शो कर रहा है? ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन जो रिलीज होता है वाया पिट्यूटरी, ठीक है ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ये बराबर है ग्रोथ इनहिबिटर के, ठीक है ना। तो ग्रोथ इनहिबिटर जो है हार्मोन, उसी के इसके बराबर जो है इसका है सोमैटोस्टैटिन। ऐसा माना जाता है कि अल्फा और बीटा सेल्स के क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। रेगुलेट अल्फा एंड बीटा सेल। And the fourth type, which is the special cell, fourth type यहां लिख लेते हैं। Fourth type is pancreatic polypeptide। क्या नाम है? PP, pancreatic polypeptide। इस pancreatic polypeptide को आप F सेल भी कह सकते हैं, that is F सेल। ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, दैट इज हैविंग अननोन फंक्शन। और इस अननोन फंक्शन को पता लगाएंगे आप लोग जब आप बनेंगे फ्यूचर में साइंटिस्ट। ओके, तो अननोन फंक्शन पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कभी कहते हैं कि पूरे पैंक्रियास ग्लैंड को रेगुलेट करता है, कभी कहा जाता है कि ये पूरा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस को कंट्रोल कर रहा है। तो अल्टीमेटली इसका क्या फंक्शन है, दैट इज स्टिल अननोन। ओके, सो फोर टाइप ऑफ सेल्स: अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स सिक्रीट that is insulin, and delta cell secrete that is somatostatin, which is the growth inhibitor। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। इसको भी आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसका अच्छा जो कंट्रोलिंग पावर जो है इसकी बहुत ही वास्ट है। ओके, सो नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ अल्फा सेल्स। नाउ ग्लूकागॉन। ओके, so first alpha cells secrete glucagon. Okay, yes, glucagon that is secreted by alpha cells, secreted via alpha cell। yes, ये जो ग्लूकागॉन है कि बिल्कुल अपोजिट है किससे? इंसुलिन से। यानी कि इसका फंक्शन टोटली एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? ऑर्गन अपटेक ऑफ ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज। तो फर्स्ट इट्स फंक्शन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। It reduces cellular uptake of glucose, that is very important। It reduces cellular uptake of glucose and increases what? Blood glucose level। ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो पहला काम इसका क्या है? बिल्कुल अपोजिट काम करना। किसके? दैट इज इंसुलिन की। ये क्या करेगा? किस तरह से ये काम करेगा?
सेलुलर अपटेक जो है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा ग्लूकोज का, ताकि ग्लूकोज किस में रहे, ब्लड के अंदर। तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, दैट इज इंक्रीज। ये काम है आपके ग्लूकागॉन का। इट मीन्स ग्लूकागॉन का नेचर कैसा है, हाइपरग्लिस्मिक। हम इसको क्या कह सकते हैं, हाइपरग्लिस्मिक इन नेचर। ये हमेशा ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। जब हम कहते हैं ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, तो ये क्या कर रहा है, ये ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है, किसके अंदर, ग्लूकोज में। यानी कि आपका जो रिजर्व फूड है ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करेगा, किसके अंदर, ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, तभी भी अगर ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा इंक्रीज करना है, ये क्या करेगा, ये आपके प्रोटीन को ब्रेक करेगा, दैट इज किसके अंदर, ग्लूकोज में। और आप इसे क्या कहोगे, प्रोटियोलाइसिस। और आपके ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना है, तो ये लिपिड को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज में चेंज करने के लिए क्या कर रहा है, ये लाइपोलाइसिस। ये दोनों ही प्रोसेस, प्रोटीलाइसिस प्लस लाइपोलाइसिस, इज ऑल्सो नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो वर्ड आते ही समझ जाना, प्रोटीन और लिपिड का ग्लूकोज है ये, ठीक है ना। नियोजेनेसिस, हमने जेनेसिस क्यों लिया है, बना, ग्लूकोज बना, किससे बना, प्रोटीन से बना और लिपिड से। तो नियो का मतलब तो हो गया प्रोटीन प्लस लिपिड, ये हो गया आपका ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या हो रहा है, इसमें फॉर्म हो रहा है, जेनेसिस हो रहा है। प्रोटीन और लिपिड से ग्लूकोज की बनने को क्या कहते हैं अपन, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो दो प्रोसेस ये प्रमोट कर रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अल्टीमेटली आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपरग्लिस्मिक इफेक्ट। इसके जस्ट टोटली अपोजिट जो है, दैट इज द बीटा सेल। कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाया बीटा सेल्स। इंसुलिन का नेचर बिल्कुल अलग है। इसको आपने कहा हाइपरग्लिस्मिक। ये क्या करेगा, ये ऑर्गन लेवल जो है ग्लूकोज का, उसके अपटेक को इंक्रीज करेगा और ब्लड के ग्लूकोज को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। सो इट increases uptake of, it increases cellular uptake of glucose, ठीक है ना, via decreasing or reducing ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। ये फंक्शन है किसका, इंसुलिन का। तो हम ये कह रहे हैं इट इज टोटली एंटागोनिस्टिक टू द ग्लूकागॉन। तो मैं इंसुलिन को हाइपोग्लिस्मिक भी कह सकती हूं। यस, इंसुलिन इज हाइपोग्लिस्मिक इन नेचर। हाइपोग्लिस्मिक इन नेचर। क्लियर। तो इंसुलिन का फंक्शन टोटली क्या हो रहा है, इसके अपोजिट। आगे हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी नो दैट द ग्लूकोज अपटेक by the organ is more in case of the insulin. So it reduces the level of blood glucose, that is hypoglycemic effect. And this promotes what? Anabolic behavior. For example, that is formation of glycogen. ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो रहा। तो ये क्या प्रमोट करा है इसने, ग्लूकोज को कुछ बनने का काम कर रहा है। तो ये भी किसका बिहेवियर है,
anabolic behavior that is known as glycogenesis. ये प्रमोट करेगा कि लिपिड का भी फॉर्मेशन हो, ठीक है ना। ये ग्लूकोज से क्या बनाने की कोशिश करेगा, प्रोटीन को बनाने की कोशिश करेगा। ये ग्लूकोज से क्या बनाने की कोशिश करेगा, लिपिड बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि यहां पर प्रोटियोजेनेसिस हो रहा है, यहां पर लाइपोजेनेसिस हो रहा है। तो ये प्रमोट कर रहा है किसी भी चीज के बनने का, ठीक है ना। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज फाउंड इन द इंसुलिन इज नोन एज एनाबॉलिक बिहेवियर। तो इसका बिहेवियर कैसा है, एनाबॉलिक इन नेचर। अब आप देखिए, इसने ब्लड की ग्लूकोज को लेवल तो कम कर दिया, ऑर्गन के अपटेक को क्या कर दिया इसने, इंक्रीज, ताकि सेल्स जो है वो यूज कर सके किसका, ग्लूकोज का। इसके अलावा आपका इंसुलिन हार्मोन, बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत सारे तो नहीं है, कम ही है। तो वो कौन से सेल्स हैं, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन फॉर द ग्लूकोज अपटेक। सो सेल्स which are not dependent on cells which are not dependent on insulin for glucose uptake। कौन कौन से सेल्स हैं वो, नंबर 1, इनको किसी की नीड नहीं है, इनको अगर ग्लूकोज लेना है तो ये डायरेक्टली ग्लूकोज ले सकते हैं ब्लड में से। फर्स्ट इज द आवर आरबीसी, सेकेंड इज आवर न्यूरॉन एंड थर्ड इज रेटिना। ये अपने आप क्या लेंगे, ग्लूकोज ले सकते हैं बिना इंसुलिन की हेल्प के। अब इसके अलावा देखिए आप, इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का, लिपिड का और ग्लाइकोजन का। तो ऑब्वियसली पैंक्रियास के भी, इंसुलिन के भी क्या है, कोई टारगेट सेल्स हैं जिसके ऊपर ये वर्क करता है। तो टारगेट सेल्स आर टारगेट सेल्स ऑफ इंसुलिन। क्या है, नंबर 1 जिसपे ये वर्क करेगा, काम करेगा। यानी कि अगर ये ग्लाइकोजन बनाएगा तो कहां जाएगा, लीवर में। अगर ये ग्लाइकोजन बनाएगा तो कहां जाएगा, मसल में। अगर ये ग्लाइकोजन बनाएगा तो कहां जाएगा, दैट इज एडिपोस टिश्यू। तो यहां पर ये टारगेट सेल है किसके, इंसुलिन के। ऐसे ही टारगेट सेल किसका है, ग्लूकागॉन का भी है। ऑब्वियसली ग्लाइकोजन वहां पर ब्रेक हो रहा है तो वो टारगेट इसका कौन है, लीवर। तो टारगेट सेल ऑफ ग्लूकागॉन इज लीवर। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं किसके अंदर, आपकी बॉडी में। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंसुलिन जो है फर्स्ट हार्मोन है जो पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या करा गया, आइसोलेट करा गया, फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन। ओके, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो सबसे पहले क्या बनाया गया, जिसका आर्टिफिशियल सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। यानी कि ये आर्टिफिशियली क्या होने लग गया, सिंथेसिस होने लग गया था। सबसे फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड हार्मोन। इसका मॉलिक्यूलर सीक्वेंस बताया किसने, इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें मालूम है। इसका मॉलिक्यूलर सीक्वेंस बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, दैट इज द सेंगर। और सेंगर को इसी वजह से क्या मिला था, नोबेल प्राइज। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, वो ह्यूमन जीन का था, दैट इज ह्यूमुलिन, ठीक है ना। तो ह्यूमुलिन बनाया था एली लिली कंपनी ने, और एली लिली कंपनी को इससे काफी करोड़ों का फायदा हुआ था उस समय। तो इसका बिजनेस जो है, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमुलिन।
तो आप ये ध्यान रखें, इंसुलिन को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? बेंटिंग एंड बेस्ट। ओके, कितने एमिनो एसिड से बना है? 51 एमिनो एसिड, 20 अल्फा चेन में और 31 बीटा चेन में, ठीक है ना? 20 इन अल्फा चेन एंड 31 इन बीटा चेन। तो इंसुलिन आप देखेंगे अल्टीमेटली कि वो उसकी साथ में ही डिस्कवरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कि इसने क्या क्या काम हुआ। बायोटेक में भी आप स्टडी करोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स में भी आपको पता चलेगा कि सेंगर ने सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया। तो इंसुलिन के ये क्या थे? कुछ फंक्शंस थे, उनके कुछ क्या थे? टारगेट सेल्स थे। अब हम इंसुलिन के केस वाइज स्टडी करते हैं कि इंसुलिन शॉक और डायबिटिक कॉमा क्या होता है। Yes, now next is hyper secretion of insulin, hyperinsulin. Okay, and next case is hypoinsulin secretion. अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है हाइपर इंसुलिज्म, अगर कम सिक्रीशन हो रहा है हाइपो इंसुलिज्म। तो हाइपर इंसुलिन को हम डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, दैट इज नोन एज डायबिटीज mellitus, and this one hypoinsulin is known as hypoinsulinism. क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपर इंसुलिन अगर हो गया तो बॉडी के अंदर क्या होगा। अब आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, और बच्चे अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि ग्लूकोज का लेवल हमेशा क्या हो रहा है? हाई। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा है हाइपर इंसुलिन। हाइपर इंसुलिन मतलब इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा। जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम, ठीक है ना? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज। तो मैं इसको हाइपोग्लिशमिया कह सकती हूं, इक्वल्स टू हाइपोग्लिशमिया। अब जब ब्लड ग्लूकोज कम हो चुका है, ऑब्वियसली ब्लड किसके पास गया है? ऑर्गन के पास गया है। ऑर्गन के पास में एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा, ऑर्गन उसको यूज नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा उसमें क्या कहते हैं ग्लूकोज जा रहा है। तो वो ग्लूकोज किसमें आ जाएगा? यूरिन के अंदर। दैट इज ज्यादा ग्लूकोज किसके पास में है? मोर ग्लूकोज इज विथ विच वन? ऑर्गन, क्योंकि हाइपर इंसुलिज्म का केस है तो ज्यादा इंसुलिन हो गया ऑर्गन के पास में, ऑर्गन उसको यूज नहीं कर पा रहा है, और वो इंसुलिन जो है और वो ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू क्या हो गया है? पास आउट। तो ग्लूकोज passes via urine, and that disorder is known as glycosuria. इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। जब ग्लाइकोसूरिया जैसी कंडीशन आएगी तो यूरिन का पास आउट ज्यादा हो रहा है, तो हाइपर इंसुलिज्म के अंदर भी मोर यूरिन इज पासिंग। ओके, सो जब ज्यादा यूरिन पास आउट होगा तो अपने साथ में क्या लेके जा रहेगा? मिनरल्स भी लेके जाएगा, क्योंकि वाटर अकेला तो जाएगा नहीं, अपने साथ में क्या जा रहा है? मिनरल्स को भी लेके जा रहा है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। मोर वाटर प्लस सॉल्ट्स, आयंस also passing out via urine। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा उसको आप क्या कहोगे? पॉली यूरिया। अब ब्लड में ग्लूकोज कम है तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या फील होगा? हंगरनेस, क्योंकि ऑर्गन के पास तो है, क्योंकि सारी चीजें जो होती है वो ब्लड में होती है, ब्लड से ही तो आपको सब कुछ पता चलता है। ब्लड में आपके ग्लूकोज का लेवल कम है, ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी बिहेव करेगी। अब ब्लड के ग्लूकोज का लेवल तो क्या हो गया है? कम।
अब बॉडी को हंगर फीलिंग आएगी, फीलिंग ऑफ हंगरनेस, उसको खाने की इच्छा होती रहेगी, वो सारी चीजों को खाने की कोशिश करेगा, स्पेशली मीठी चीजों को ज्यादा खाने की कोशिश करेगा क्योंकि ग्लूकोज डेफिशिएंसी आ गई है, तो उसका मन करेगा कि वो मीठी चीजें खाए, तो उसको एक हंगरनेस वाली जो फीलिंग आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, फीलिंग ऑफ hungerness, especially sweets, called polyphagia। इसी को आप क्या कहते हो, पॉलीफेजिया। अब आप देखिए, आपके कम ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से और कम ग्लूकोज होने की वजह से पहली प्रॉब्लम आई ग्लाइकोसूरिया, दूसरी प्रॉब्लम आई पॉलीयूरिया, तीसरी प्रॉब्लम आई पॉलीफेजिया। अब पर्सन का जब यूरिन इतना लॉस आउट हो रहा है तो उसको फीलिंग ऑफ थर्स्ट भी आएगी, बार बार प्यास लगेगी, दैट इज नोन एज द पॉलीडिप्सिया। फीलिंग ऑफ थर्स्ट, that is called पॉलीडिप्सिया। ठीक है ना, तो ये भी इसके अंदर क्या आएगी, फीलिंग आएगी। तो चार चार केसेस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से हो रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस की होने की वजह से हो रहे हैं। अब क्या हुआ, अब ऑब्वियसली बॉडी को तो अपना ग्लूकोज लेना है, वो क्या करेगी, फैट को ब्रेक करेगी और फैट से कीटोन बॉडीज को क्या करेगी, निकालेगी। ठीक है ना, सो नाउ that is breaking of, और आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन ऑफ, और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको भी मालूम है क्या बनती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज। तो ये कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, कीटोसिस। तो कीटोसिस, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, इतनी सारी कंडीशन आ जाती है साथ में बॉडी में एक साथ कि पर्सन की स्थिति क्या हो जाती है, डायबिटिक कॉमा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें जब हम यूज करते हैं वर्ड डायबिटिक कॉमा। डायबिटिक कॉमा मीन्स क्या हुआ, दैट इज द फीलिंग ऑफ अनकॉन्शियसनेस। आपको, आपके पास में इतनी पावर नहीं है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी चीज को मतलब उठाएं या कुछ करें, आपको सब कुछ फील हो रहा है, ठीक है ना, आपको पता है, आपको दिख रहा है सब कुछ, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ये क्यों हुआ डायबिटिक कॉमा, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो गया, प्लस कीटोसिस हो गया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या कॉज कर रही है, डायबिटिक कॉमा कॉज कर रही है। तो पेशेंट के अंदर अल्टीमेटली वो कैसा फील करेगा, अनकॉन्शियसनेस उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन जो है दैट इज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब अगर हम दूसरा केस लेते हैं दैट इज द हाइपोइंसुलिज्म। हाइपोइंसुलिज्म के अंदर क्या हुआ है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया है, ठीक है ना, डिक्रीज इंसुलिन, डायरेक्ट लिख देते हैं इंसुलिन। जब इंसुलिन का कंसंट्रेशन कम होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लिसीमिया। क्या कहा हमने इसको, दैट इज हाइपरग्लिसीमिया वाली कंडीशन जो है इसके अंदर आ जाती है। यानी कि अब आपको ना तो भूख लगेगी ज्यादा और ना यूरिन ज्यादा पास आउट होगा। तो टोटली डायबिटिक मेलाइटस से बिल्कुल अपोजिट वाली सिचुएशन यहां पर आ जाती है। अब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, इंक्रीज, लेकिन ऑर्गन के पास में क्या नहीं पहुंच रहा है, इंसुलिन नहीं है, इस वजह से क्या नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। अगर ये वाला पेशेंट, ठीक है ना, इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन ऑर्गन का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर ये पर्सन कोई फिजिकल एक्सरसाइज करता है, ठीक है ना, फिजिकल एक्सरसाइज इसने करी,
या फिर आप कह सकते हो ये फास्टिंग पे जा रहा है, फास्टिंग इसने करा, तो इन दोनों के करने की वजह से क्या हो गया, अब इसने क्या करा, इसके ऑर्गन्स ने फंक्शन कर लिया, ब्लड में खूब ग्लूकोज है, ऑर्गन फंक्शन कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑर्गन के पास में ग्लूकोज नहीं है लेकिन ब्लड में ग्लूकोज है। अब इस कंडीशन के अंदर ये इंसुलिन का क्या ले रहा है, इंजेक्शन। इसने इंसुलिन का क्या लिया, इंजेक्शन, क्योंकि हाइपो इंसुलिज्म का केस है ये। इंसुलिन का इंजेक्शन लेगा तो ऑर्गन को भी क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। जैसे ही इंसुलिन आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो ब्लड का है डायरेक्टली किसके पास चले गया, बॉडी के पास में। तो ब्लड ग्लूकोज किसके पास चले जाएगा, ऑर्गन के पास में। इतना ज्यादा जाएगा कि ग्लूकोज लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इतना ड्रॉप होने की वजह से आपको क्या हो सकता है, दैट इज इंसुलिन शॉक। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉक कहते हैं कि बॉडी के अंदर एकदम से ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज। इसके अंदर भी क्या होगा, वही अनकॉन्शियसनेस, और इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, इसमें पर्सन की क्या हो रही है, डेथ भी हो पा रही है किसके अंदर, अगर केस हाइपो इंसुलिज्म का है। इसके अंदर भी अनकॉन्शियसनेस है। अनकॉन्शियसनेस होने की वजह से हो सकता है इसकी साइट पर इसको दिखना बंद हो जाए या इसका ब्रेन काम करना बंद कर दे। इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो भी पॉसिबल है। तो बोथ आर अपोजिट केस। तो आप इस चीज को माने, इसके अंदर इंसुलिन लेने की जरूरत है। डायबिटीज मेलाइटस जो है इसमें वैसे ही ऑलरेडी क्या हो रहा है, हाइपर इंसुलिज्म का केस है। तो आप इस चीज को समझें कि ये दोनों डिफरेंट है। और उसके बाद में हम 2 टाइप्स लेते हैं, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 एंड डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। यस, द 2 different type of diabetes. Type 1 डायबिटीज मेलाइटस, अच्छा नाम है। यस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। मल्लिका अरोड़ा भी सोचती होगी बहुत अच्छा नाम है ये। हाँ जी, अब आप देखिए इसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है वो पाया जाता है सिर्फ 10% लोगों में, ठीक है। एंड दिस वन फाउंड इन 90%, ओके। 10% में है, इट मीन्स ये शो करता है कि इस तरह के जो भी पर्सन हैं उनके अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। इट मीन्स उनके प्रॉब्लम किस में है, बीटा सेल में। सो इफ देयर इज ए जेनेटिक प्रॉब्लम या ऑटो इम्यून डिजीज प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अंदर आपके बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते हैं, उस तरह के पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ओके। हियर देयर इज deformity in beta cell which not able to synthesize which hormone, insulin hormone, synthesize insulin hormone, ठीक है। इस केस के अंदर इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। हियर बीटा सेल सिंथेसिस इंसुलिन हार्मोन, क्लियर। ये जो केस है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का, ये स्पेशली जुवेनाइल्स में पाया जाता है, फाउंड इन यंगस्टर्स जो होते हैं, चाइल्डहुड में जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनमें पाया जाता है, फाउंड इन जुवेनाइल्स, ठीक है ना। अंडर एज ऑफ 40, ये भी कह सकते हैं हम इसको, अंडर एज ऑफ 40, while this type of diabetes is found in above age of 40 years, ठीक है ना। तो 40 साल से ऊपर लोगों में जो पाया जा रहा है दैट इज द टाइप सेटिंग। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, इट मे बी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
genetic disorder, whatever that is, in this you have to be depend on insulin. तो इनको डायरेक्टली इंसुलिन के इंजेक्शन लगेंगे, तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। आप इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कह सकते हैं। तो ये कैसा है? इंसुलिन डिपेंडेंट। देयर इज ए नीड ऑफ इंसुलिन, देयर इज नीड of insulin, while in this case there is a no deformity in insulin formation. बीटा सेल्स अपना काम नॉर्मल कर रहे हैं और इंसुलिन बना रहे हैं, लेकिन आपका ऑर्गन जो है उसकी सेंसिटिविटी क्या हो गई है? लॉस। इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज इंसुलिन। तो इस तरह के डायबिटीज को आप क्या कह सकते हो? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। व्हाट इज दिस? इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसको कोई जरूरत नहीं है इंसुलिन लेने की। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम इसलिए आई बिकॉज ऑर्गन्स सेंसिटिविटी टू डायबिटीज टू इंसुलिन इज लॉस्ट। इनके अंदर ये पावर क्या हो गई है? खत्म। अब ये ऑर्गन है, सपोज करो इस ऑर्गन के पास में इंसुलिन आना चाह रहा है और रिएक्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये ऑर्गन रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसके साथ में अटैच ही नहीं होगा। तो अब इस इंसुलिन को प्रॉब्लम आ रही है कि इसको कैसे मतलब ग्लूकोज प्रोवाइड कराए, ठीक है ना। तो यानी कि ऑर्गन की सेंसिटिविटी ही खत्म हो गई। इंसुलिन बन रहा है बॉडी में, इंसुलिन उतना ही अमाउंट में बन रहा है जितना पहले बन रहा था, लेकिन अब आपका ऑर्गन जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा। ये क्या हो गया है? नॉट रिएक्ट। इसकी क्या हो गई? सेंसिटिविटी लॉस्ट, लॉस्ट ऑफ सेंसिटिविटी क्या हो चुकी है? खत्म, ठीक है। इसलिए इसको क्या हो गया है? डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, जिसको आप एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो जो जितना आलसी होता है, लेथार्जिक लाइफ को लीड करता है, बहुत कम अपनी बॉडी को एक्टिवेट करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, उस कंडीशन के अंदर ये वाले केसेस अब और ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना। और ज्यादा क्या बढ़ेंगे? 90% तो बढ़ ही गए हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, अदरवाइज ये गिफ्ट हमें अपने आप, ये गिफ्ट तो चलो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, लेकिन ये गिफ्ट आपको खुद आपका अपना है जो आपको मिल रहा है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी होगी, अगर आपको है तो आपके होने वाले बच्चों को भी होगी। तो ऐसी डिजीज जिसके अंदर आपका ग्लूकोज लेवल, क्योंकि बॉडी के लिए एनर्जी के पास में क्या है? ग्लूकोज। अल्टीमेटली वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ग्लूकोज। अगर उसका इम्बैलेंसिंग हो जाता है तो सोचो जरा आप, आपकी लाइफ के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैनक्रियास। अब हम मिलते हैं कोई दूसरे ग्रह के साथ।